वाटरमेलन बस। सीतापुर नाम के एक गांव में राकेश और शेखर नाम के दो दोस्त रहा करते थे और वो दोनों अनाथ थे। उनका दुनिया में कोई नहीं था। वो दोनों एक ही आश्रम में पले बड़े थे। बड़े होने के बाद भी वो दोनों एक ही घर में रहा करते थे। राकेश एक प्राइवेट कंपनी में बस ड्राइवर का काम कर रहा था और शेखर एक ट्रैवल एजेंसी में एजेंट का काम करता था। वो दोनों ही हमेशा मिलकर हर काम मिल बांट कर किया करते थे। दोनों का सपना यही था कि वो दोनों मिलके कभी न कभी एक बड़ा सा कोई काम करेंगे। इसी तरह एक दिन राकेश अपने काम के लिए जाता है। वहाँ उसका ओनर उससे कहता है, देखो राकेश, ये बस बहुत पुरानी हो चुकी है। हमारा काम अच्छा चल रहा है। मैं सोच रहा था कि इस पुरानी बस को बेचकर नई बस खरीद लूंगा। अब इसको कोई सेकंड हैंड में खरीदने वाला मिल गया तो हम दे देंगे। अगर तुम्हारी नजर में ऐसा कोई खरीदने वाला हो तो तुम देख लेना। अगर बिक गई तो मैं तुम्हें 2% दूंगा। ये सारी बातें सुनकर राकेश को एक ख्याल आता है और फिर शाम को अपने दोस्त के पास जाकर कहता है कि उसका ओनर बस बेचना चाहता है। यार शेखर, वो बस पुरानी जरूर है लेकिन उसकी कंडीशन बहुत अच्छी है। मैं सोच रहा था कि अगर वो बस हम ही खरीद लें तो कैसा रहेगा। हाँ यार, ये तो ठीक है लेकिन इतना पैसा हमारे पास नहीं है ना। अरे हाँ यार, मैं जानता हूँ। जो पैसे हमने बचत किए हैं, अगर उन पैसों में कुछ और पैसा हम उधार लेकर उनमें मिला देंगे तो शायद हमारे पास इतना पैसा बन जाएगा। और मैंने पहले ही कुछ लोगों से बात भी कर रखी है। बस तुम्हारी भी राय लेना चाहता था, क्योंकि आज तक हमने जो भी काम किया है एक दूसरे को बताकर ही किया है ना। हाँ, वैसे तुम जो भी करोगे ना, सोच समझ के ही करोगे। फिर तो ठीक है, वो बस हम ही खरीदेंगे। मैं भी अपना काम छोड़ दूंगा और हम खुद ही अपनी एक ट्रैवल एजेंसी रखेंगे। जैसा उन दोनों ने सोचा था वैसे ही कुछ पैसे उधार लेकर उस पुरानी बस को खरीद लेते हैं और फिर राकेश अपनी ही बस का ड्राइवर बन गया था। गर्मियों का मौसम था और उनका काम बहुत जोरों से चलने लगा। बहुत सारे टूरिस्ट उनकी बस को छुट्टियां मनाने के लिए बुकिंग किया करते थे। उनका काम बहुत ही जोरों से चलने लगा था। कुछ दिन के बाद अचानक उनका काम बहुत कम हो गया था। उनको फायदे बिल्कुल नहीं मिलते थे, जिसकी वजह से दोनों दोस्त बहुत ही परेशान रहते थे। अरे सुनो भाई साहब, हमारे परिवार पिकनिक जाने वाला है। हमारे परिवार में पूरे 30 लोग रहते हैं। कोई अच्छी बस मिलेगी क्या? हाँ सर, बस तो बिल्कुल रेडी है। जब आप चाहेंगे तब हो जाएगा। हम लोग पैसे भी बहुत रीजनेबल ही लेते हैं सर। वो तो ठीक है, पहले मुझे बस देखनी है। चलिए सर, मैं अभी दिखाता हूँ। फिर शेखर उस कस्टमर को बस के पास लेकर जाता है। वो बस पुरानी होने की वजह से उसका पेंट और अंदर की सीट्स दोनों ही बहुत पुरानी पड़ गई थी। अरे भाई, ये क्या है? ये तो इतनी पुरानी बस है। कोई और बस नहीं मिलेगी क्या? ऐसी बात नहीं है सर। बाहर भले ही थोड़ी पुरानी लगे लेकिन इसकी कंडीशन बहुत सुपर है सर। एक बार आप ट्राई करेंगे तो बार बार इसी बस को मांगेंगे सर। और हम पैसे भी बहुत ही कम लेते हैं सर। अजीब आदमी हो यार, इतनी पुरानी बस है तो पैसे भी कम ही लोगे ना। ये सारी बातें कहकर वो कस्टमर वहाँ से चला जाता है। लेकिन शेखर को धीरे धीरे इन सारे बातों की आदत पड़ गई थी। नॉन सीजन में तो उनको बिल्कुल भी काम नहीं मिलता था। हमेशा वो दोनों परेशान रहते थे। जिन लोगों के पास उन्होंने पैसा उधार लिया था वो लोग भी उनसे पैसा मांग मांग कर उन दोनों को बहुत परेशान किया करते थे, जिससे वो दोनों बहुत उदास रहने लगे। अगर हमारा काम नहीं चलेगा तो हम उधार कैसे चुकाएंगे? अगर ऐसा ही चलता रहा तो उधार की तो दूर की बात, हमारे पास तो खाने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। हम एक काम करते हैं, ये बस हम बेच देंगे और जो पैसा हमें मिलेगा उनसे सारा कर्ज चुका देंगे और फिर पहले की तरह अपने अपने कामों में लग जाएंगे। 4 या 5 साल के बाद जब हमारे पास पैसा रहेगा तब हम कोई नई बस खरीद लेंगे।
अरे हाँ मेरे दोस्त, मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ, लेकिन इतना कुछ करने के बाद भी, नई बस खरीदने के बाद भी अगर कस्टमर्स नहीं आएंगे तो हम क्या करेंगे? इतनी मेहनत करके हम यहाँ पहुँचे हैं, अगर फिर से हम लोग नाकामयाब हो गए तो पता नहीं फिर यहाँ तक पहुँचेंगे भी या नहीं। तो अब हम करें भी तो क्या करें यार? आने वाले सारे कस्टमर यही कहकर चले जाते हैं कि बस बहुत पुरानी लग रही है। अगर पुरानी बस को ही नई बना दी जाए तो कैसा रहेगा? वैसे भी लोगों को भी बाहर की ही रंग पसंद आते हैं, तो अब हम उस बस को पूरी तरह से बदल देंगे। फिर राकेश ये सोचने लगा कि उस बस को नई तरह से कैसे बनाई जाए। इतने में उसने टीवी में एक बस को देखा था और वो बस तरबूज की तरह बनी हुई थी। अरे यार शेखर, इधर देखो, क्या हम भी हमारी बस को ऐसे ही वाटरमेलन की बस जैसे बना दें? हाँ वो सब तो ठीक है, क्या ये बस असली बस है? अरे हाँ मेरे दोस्त, ये असली बस ही है। फॉरेन कंट्रीज में टूरिस्टों का दिल बहलाने के लिए ऐसी नई नई चीजें बनाते रहते हैं, तो अब हम भी इसी को फॉलो करेंगे। फिर दोनों दोस्त मिलकर बहुत ही खुशी खुशी अपना काम शुरू करते हैं। उस पुरानी बस को अलग अलग रंगों से रंग कर पूरी तरह उसे एक नया रूप दे दिया था और वो वाटरमेलन बस देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। फिर बहुत सारे लोग पिकनिक्स पर जाने के लिए और ट्रैवलिंग करने के लिए भी उस नई वाटरमेलन बस को ही बुक किया करते थे, जिससे राकेश और शेखर का काम बहुत ही जोर से चलने लगा था। बहुत मेहनत करके दोनों दोस्त काम किया करते थे। उन दोनों को जो फायदा मिलता था, उन फायदों से कुछ और पुरानी बसें खरीदकर उनको भी कलर डालकर नई नई तरह से बनाया था और कुछ ड्राइवर्स को भी उसने रखा था। इस काम को उन्होंने एक नए अंदाज से करना शुरू किया था, जिससे सारे लोग उनके ही बसों को चाहते थे। इस तरह उन दोनों ने बहुत कामयाबी हासिल की थी और बहुत तरक्की भी पाई थी। बैम्बू चिकन बिरयानी वाला। गंगापुर नाम के एक छोटे से गांव में सूर्या और केशव नाम के दो दोस्त रहा करते थे। वो दोनों अपने गांव से थोड़ी ही दूर पे रहने वाले एक जंगल में भांस के पेड़ों से लकड़ियां काटकर शहर ले जाकर फर्नीचर शॉप्स वालों को बेचा करते थे। उन दोनों का एक और बहुत अच्छा दोस्त जिसका नाम रवि था, वो भी शहर में एक होटल का काम ही किया करता था। सूर्या और केशव जब भी कोई काम से शहर जाते थे, वो उनके दोस्त रवि से मिलकर ही आया करते थे। इसी तरह एक दिन सूर्या और केशव दोनों शहर के लिए जाते हैं और उन दोनों ने सोचा कि गांव आने से पहले उनके दोस्त रवि से भी मिलकर आएंगे। यार केशव, हम शहर तो आ गए हैं, इसी बहाने अपने दोस्त रवि से मिलकर चलते हैं। अरे सूर्या, देख तो, मैंने भी सोचा था कि उससे मिलकर आएंगे, लेकिन भूल गया था मैं। अरे यार, अच्छा किया तूने जो मुझे याद दिला दिया। इस तरह सूर्या और केशव दोनों मिलकर उनके दोस्त रवि के होटल जाते हैं। अरे सूर्या, केशव, कैसे हो तुम दोनों? बहुत दिन हो गए तुम दोनों को देखकर। आओ आओ, पहले बताओ क्या खाओगे? अरे रवि, इसकी कोई जरूरत नहीं है। बस शहर आ रहे थे, सोचा कि तुमसे मिलकर चले जाएंगे। अच्छा बताओ, गांव में सारे लोग कैसे हैं? हाँ यार, सब ठीक है, लेकिन हम कितनी भी मेहनत क्यों न कर लें, तुझ जैसा पैसा तो कमा ही नहीं पा रहे हैं। अरे मैं तो हमेशा से ही कहता हूँ कि अगर तुम दोनों शहर आ जाओगे तो बहुत अच्छा पैसा कमा पाओगे। देखते हैं यार, वैसे भी ये शहर की आदत हमें कहाँ है। इस तरह तीनों दोस्त बहुत देर तक बातें करते रहे। फिर कुछ देर बाद सूर्या और केशव अपने गांव के लिए निकलते हैं और फिर दूसरे दिन अपने अपने काम के लिए चले जाते हैं। जाते समय सूर्या उसके घर के लिए कुछ सामग्री खरीदता है और उसके साथ थोड़ा सा चिकन भी खरीदता है। ये सोचता है कि घर जाते समय लेकर जाएगा। फिर वो दोनों अपना अपना काम शुरू करते हैं। बहुत सारे भांस काटने के बाद
उन दोनों को भूख होने लगी। फिर दोपहर भी हो गई थी। केशव ने उस दिन सुबह से कुछ नहीं खाया था, इसलिए केशव को बहुत जोरों की भूख लगी थी। जब उसने खाना खाना चाहा था, तब उसे याद आया कि उसने तो खाना ही नहीं लाया था। केशव अपने घर से खाना लाना भूल गया था, लेकिन बेचारा बहुत भूखा था। फिर ये बात अपने दोस्त सूर्या से कहता है। कोई नहीं केशव, मैंने घर के लिए कुछ सामग्री खरीदी थी, उसी से कुछ बनाकर खा लेंगे। ये सोचने के बाद वो लोग बहुत परेशान हो गए थे, क्योंकि खाना बनाने के लिए उनके पास कुछ नहीं था और दूसरी तरफ उनकी भूख भी बहुत बढ़ गई थी। फिर तभी केशव को एक ख्याल आता है। उसने सोचा कि जो भांस उन लोगों ने काटे थे, उसके अंदर अगर चिकन बिरयानी पकाई जाए तो कैसा होगा। फिर ये बात उसके दोस्त सूर्या से भी कहता है। अरे सूर्या, जो भांस हमने काटे हैं उनमें बिरयानी बनाए क्या? क्या भांसे में बिरयानी बनाओगे? वो कैसे हो सकता है? अरे यार, एक बार कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ खाना बनाने के लिए कुछ और है भी नहीं ना। हाँ ठीक है, तुम्हारी मर्जी। इस तरह केशव ने सूर्या के लाए चिकन से खाना बनाना शुरू किया था। चिकन को अच्छे से पानी से साफ करके मसाला लगाकर उस भांस के अंदर डालता है। फिर उस पर चावल डालता है और फिर उसमें पानी भी डालता है। सारी चीजें डालने के बाद उस भांस को एक पत्ते से ढक देता है और फिर सूखी हुई लकड़ियों को जमा करके उसमें आग लगा देता है और वो भांस ले जाकर उस पर रख देता है। कुछ ही देर में खाना बनकर तैयार हो गया था। फिर एक पत्ते में उस चिकन बिरयानी को डालता है। हाँ, क्या खुशबू है यार, खुशबू से ही भूख लगने लगी है। केशव, तुम भी कमाल के हो यार, चलो जल्दी से मुझे खाना लगा दो। हाँ हाँ, बस ला रहा हूँ। इस तरह केशव ने बनाई बिरयानी एक पत्ते में डालकर सूर्या को देता है। उस बिरयानी को खाने के बाद सूर्या तो उसके स्वाद में डूब ही गया था। अरे सूर्या, बोल ना, कैसी बनी है? क्या बताऊं यार, बहुत ही स्वादिष्ट बनाया है। मेरी तो किस्मत ही खुल गई। अरे यार, इतनी भी तारीफ मत कर। हमारे गांव वापस लौटने के बाद तू ऐसे ही भांसे की बिरयानी बनाकर सारे घर वालों को खिलाना केशव। भांस की बिरयानी? हाँ यार, तूने बनाई भी तो भांसे में ही थी। इस तरह एक दिन सूर्या और केशव ने सोचा कि उनके घर के लोगों के लिए भी ये भांस की बिरयानी बनाई जाए। फिर उन दोनों ने मिलकर जो जो सामग्री बिरयानी के लिए चाहिए थी, सारे लाकर तैयार कर लेते हैं और वहाँ खाना बनाना शुरू करते हैं। उन लोगों ने सारी तैयारी पहले से ही कर ली थी। एक एक करके सारे भांस में वो चीजें डालकर आग जलाकर उस पर रख देते हैं। वहाँ सारे लोग उन्हें देख रहे थे, लेकिन किसी को भी ये नहीं पता था कि वो लोग कर क्या रहे हैं। फिर कुछ देर बाद जले हुए सारे भांस निकालकर एक एक करके सारे लोगों को खाना देते हैं। उनकी बनाई बिरयानी को खाकर सारे लोगों ने यही कहा कि उन लोगों ने ऐसी बिरयानी जिंदगी में पहले कभी नहीं खाई थी। और फिर सारे ही लोगों ने केशव की बहुत तारीफ भी की थी। अब बस भी करो ना यार, बस ऐसे ही बना लिया था, किसे पता था कि ये इतनी स्वादिष्ट बनेगी। उनके ही गांव में रहने वाले एक और दोस्त ने उनको ये सलाह दी थी कि उनका दोस्त रवि भी शहर में होटल का ही काम करता है, तो उनकी सहायता से अगर तुम दोनों भी होटल का काम करोगे, शहर में कोई बिरयानी बेचने वाली होटल लगाओगे, तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। वो सारी बातें सुनकर सूर्या को भी यही लगा कि अगर वो ऐसा ही कुछ करेंगे तो बहुत अच्छा पैसा कमाएंगे। हाँ यार केशव, हम शहर जाकर रवि की सहायता से एक छोटा सा होटल खोलेंगे। लेकिन सूर्या, अभी के अभी कैसे होगा यार? चिंता मत करो केशव,
1 हफ्ते बाद चले जाएंगे, तब तक के लिए पैसा जमा करेंगे। सूर्य और केशव रवि से मिलने के लिए शहर के लिए जाते हैं और फिर सारी बात रवि को बताते हैं। उनकी कही सारी बातें सुनकर रवि ने उनकी बहुत सहायता की थी। होटल के बनने के बाद उस होटल को बैम्बू चिकन बिरयानी सेंटर का नाम भी दिया था। होटल को लगाए 2-3 दिन गुजर गए थे, लेकिन बहुत ज्यादा लोग नहीं आ रहे थे। सिर्फ 3 लोगों ने ही उनकी बिरयानी खरीदी थी। ये सब देखकर सूर्या और केशव थोड़ा सा परेशान हो गए थे। अरे ये क्या हो रहा है सूर्या? हमने तो कुछ और सोचा था, लेकिन यहाँ कुछ और हो रहा है। अब तक हमारे पास सिर्फ 3 ने ही खरीदा है। वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि जिन 3 आदमियों ने उनकी बिरयानी खरीदी थी, उनमें से एक आदमी उनके पास वापस आता है। सुनिए, हमने सुना है कि आप लोग कोई नई तरीके की बिरयानी बनाते हैं और वो सारे लोगों को बहुत पसंद भी आती है। 2 दिन बाद मेरे बेटे का जन्मदिन है। मैं चाहता हूँ कि उस फंक्शन की बिरयानी आप लोग बनाएं। 50 आदमी का खाना बनाना है आपको। क्या आप लोग बना पाएंगे? अरे क्यों नहीं बनाएंगे सर, जरूर बनाएंगे। फिर तो ठीक है, ये लीजिए 3000 रुपये एडवांस दे रहा हूँ। बाकी पैसे फंक्शन के दिन दे दूंगा। ठीक है? हाँ सर, ठीक है। इस तरह उन लोगों ने उस फंक्शन में बिरयानी बनाई थी। वहाँ के सारे लोग खाने के बाद यही पूछने लगे कि ये बिरयानी किसने बनाई है और कैसे बनाई है। जो भी उनकी बनाई बिरयानी को खाता था, वो बार बार बनाकर खाना पसंद करता था। इस तरह बहुत कम समय में ही सूर्या और केशव का नाम बहुत फेमस हो गया था और उन दोनों ने बहुत नाम भी कमाया था। इतना ही नहीं, उनकी बिरयानी के ब्रांचेस जगह जगह पर बन गए थे और उन सारे ब्रांचेस की देखभाल के लिए उन लोगों ने अपने ही दोस्त रवि को बड़ा बनाया था। इस तरह बहुत पैसा कमाने के बाद उन लोगों ने जमीन खरीदकर उस जमीन में बांस के पेड़ भी लगाए थे। सूर्या और केशव उनके गांव का और दोस्त बंधुओं का भी बहुत ख्याल रखते थे। रनिंग समोसा वाला। कैलाशपुर नाम के एक छोटे से गांव में मोहनदास और सीता देवी नाम के पति पत्नी रहते थे। मोहनदास एक छोटा सा व्यापारी था। छोटे छोटे काम करके अपने घर का पालन करता था। जो भी काम वो करता था, उसे उसमें फायदा नहीं, नुकसान ही मिला करता था। जितने भी पैसे वो कमाता था, उन पैसों को किसी दूसरे व्यापार के लिए ही इस्तेमाल किया करता था, लेकिन फिर भी उसे हमेशा नुकसान ही मिलता रहता था। मोहनदास की पत्नी सीता देवी घरों में बर्तन धोने का काम करती थी। उन पैसों से अपना घर चलाती थी। वो दोनों पति पत्नी इसीलिए इतनी ज्यादा मेहनत करते थे क्योंकि उनका ये सपना था कि वो अपने लिए अपना एक घर बना सके। लेकिन उन दोनों का सपना सपना ही रह गया था। सीता देवी ने जो पैसे कमाए थे, वो लाकर उसके पति मोहनदास को देती है। अरे, आप चिंता क्यों करते हैं? हमारे भी अच्छे दिन जरूर आएंगे। ये लीजिए, आज मेरी तनख्वाह आई है। इन पैसों से आप कोई नया व्यापार कीजिए और देखना, इस बार आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। नहीं सीता, नहीं। हर बार तुम अपनी मेहनत की कमाई मुझे लाकर दे देती हो और मैं उन्हें कोई नए व्यापार में डाल के सारा ही नुकसान कर देता हूँ। व्यापार करके कोई फायदा मुझे मिलने वाला तो है नहीं। कल से मैं भी कोई काम करना शुरू कर दूंगा। इसकी क्या जरूरत है? वैसे भी मैं तो काम कर रही हूँ ना। आप कोई व्यापार कीजिए। हर व्यापार मैंने बस उसी सपने को पूरा करने के लिए किया था, जो सपना तुमने और मैंने देखा था कि हमारा कोई एक अपना घर हो। लेकिन सारा पैसा हमारा चला गया और हमने उधार भी लिया है लोगों से। इस तरह मोहनदास अपनी पत्नी को समझाकर एक नया काम करने लगता है। थोड़े से पैसे बचत भी कर रहा था। फिर एक दिन दोपहर में
मोहनदास को बहुत भूख लग रही थी। वहीं पास में एक चाय की दुकान के पास चला जाता है और वहां जाकर देखता है कि कुछ खाने के लिए मिलता है या नहीं। तभी एक आदमी समोसा बनाते हुए उसे नजर आता है। फिर मोहनदास गौर से देखने लगा कि समोसा कैसे बनाते हैं। वहीं बैठकर 2 समोसा खरीदकर खाता है और दिल में ये सोचता है कि घर जाकर अपनी पत्नी के लिए समोसा बनाकर उसे खिलाएगा। फिर घर जाते समय जो चीजें समोसा बनाने के लिए चाहिए थी, सारी ही खरीदकर घर चला जाता है। आज मैं सीता के घर वापस लौटने से पहले ही उसके लिए समोसा बनाऊंगा। जैसा उसने उस चाय के दुकान में देखा था, बिल्कुल वैसा ही समोसा बनाता है। अरे ये क्या, आप इतनी जल्दी घर आ गए? क्या आपका काम इतना जल्दी खत्म हो गया? सीता, तुम जल्दी जाओ और अपने हाथ पांव धोकर आ जाओ। मैंने तुम्हारे लिए कुछ बनाया है। अच्छा, रुकिए मैं अभी आती हूँ। सीता के आने के बाद जो समोसे उसने बनाए थे वो उसकी पत्नी को देता है। अरे वाह, आपने समोसा बनाया है, लेकिन आपको तो कुछ बनाना आता ही नहीं है, तो ये आपने कैसे बनाया? वो आज मैं एक चाय की दुकान पे गया था। वहाँ एक आदमी समोसा बना रहा था। उसे देखा और मैंने भी बना लिया। अच्छा, लाइए तो मैं खा कर देखती हूँ। ये लो सीता, ये सारे मैंने तुम्हारे लिए ही बनाए हैं। वाह, कितना स्वादिष्ट समोसा है। इतना स्वादिष्ट तो मैंने पहले कभी नहीं खाया था। सच बता रही हूँ, बहुत ही स्वादिष्ट है। अच्छा, सच बताओ ना सीता, मैंने इतनी मेहनत करके तुम्हारे लिए बनाया है, इसलिए कह रही हो ना? अरे नहीं, सच में ये तो बहुत स्वादिष्ट है। इसको खाने के बाद मुझे एक ख्याल आया है, क्यों ना आप ये समोसा बेचने का काम शुरू करें? हाँ, बात तो ठीक है, लेकिन इतना पैसा हमारे पास कहाँ से आएगा? हाँ, ये तो मैं भूल ही गई थी। ये काम करने के लिए हमें एक बंडी की जरूरत पड़ेगी और उसे खरीदने के लिए हमें बहुत सारा पैसा भी लगेगा, लेकिन इतना पैसा तो हमारे पास नहीं है ना। इस तरह वो दोनों पति पत्नी सोच में डूब गए, लेकिन कर भी कुछ नहीं सकते थे और वो दोनों चुप हो जाते हैं। फिर एक दिन मोहनदास एक सड़क से गुजर रहा था। उसने देखा कि एक आदमी अपने कंधे पर 2 टोकरियां रखकर उसमें छोटे छोटे मुर्गी के बच्चे बेच रहा था। उस आदमी को देखकर मोहनदास को भी एक ख्याल आया था। उसने सोचा था कि अगर वो भी ऐसे ही कंधे पर 2 टोकरियां रखकर समोसे का काम करेगा तो कैसा होगा। फिर ये बात जाकर अपनी पत्नी को भी बताता है। सीता, मुझे एक ख्याल आया है। हाँ, बोलिए ना, क्या ख्याल है? मैं सोच रहा था कि कंधे पे टोकरी रखकर मैं समोसा बेचूंगा। इसके लिए जितने पैसे लगेंगे उतने पैसे तो हमारे पास भी है। हाँ, ये तो बहुत अच्छा ख्याल है। हम ऐसा ही करेंगे। जैसा उसने सोचा था वैसे ही उसने 2 टोकरियां बनाई थी। एक टोकरी में एक छोटा सा चूल्हा और दूसरी टोकरी में जो सामान समोसा बनाने के लिए चाहिए था वो सारा ही रखकर बेचने के लिए निकलता है। जहाँ भीड़ ज्यादा होती थी वहाँ जाकर कहता था कि जैसा आपको पसंद होगा वैसा ही समोसा बनाकर दूंगा। इस तरह कॉर्न समोसा, पनीर समोसा, मशरूम समोसा कहकर और तरह तरह के समोसा बनाकर बेचने लगा। मोहनदास समोसा बहुत स्वादिष्ट भी बनाता था, जिसके कारण सारे ही लोग मोहनदास से ही समोसा खरीदा करते थे। फिर कुछ ही दिनों में उसका काम बहुत ज्यादा बढ़ गया था। इस तरह मोहन का नाम रनिंग समोसा वाला बन गया था। फिर एक छोटी सी दुकान से शुरू करके जगह जगह उसने बहुत सारे ब्रांच भी खोले थे। इस तरह उसने खूब नाम कमाया था और बहुत से लोगों की उसने सहायता भी की थी। जो अपना घर बनाने का उनका सपना था
उसको भी उन्होंने पूरा कर लिया था। कहानी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। सब्जी वाले की सफलता। रामपुर नाम के एक छोटे से गांव में सोमेश नाम का एक आदमी उसकी पत्नी सीता के साथ रहता था। उनके 2 बेटे थे। उनके पूर्विकों की दी हुई 1000 गज की जमीन उनके पास थी। वहीं उन लोगों ने एक छोटा सा घर बनाकर उसी में जीते थे। सोमेश हर दिन होलसेल मार्केट से सब्जियां खरीद कर लाया करता था और फल वगैरह भी खरीद कर बंडी पर रखकर पास ही के गांव में जाकर गली गली घूमकर बेचा करता था। सारा गांव घूमने के बाद भी वो बेचारा ज्यादा पैसा कमा नहीं पाता था। जितने भी पैसे वो कमाता था उन्हीं से उनका घर चलता था। अरे ओ सीता, मैं क्या कहता हूँ कि हम बच्चों को स्कूल भेजेंगे, जिससे पढ़ लिख कर उनको आगे चलकर कोई अच्छा काम तो मिल जाए। मैं भी यही सोचती रहती हूँ कि हमारी ही तरह हमारे बच्चों को भी कहीं ऐसा दिन देखना न पड़े। उनको अच्छी जिंदगी मिलनी चाहिए, लेकिन तुम्हारी कमाए पैसे हमारे घर चलने के लिए ही काफी हो जाते हैं। तो मैं क्या सोच रही थी कि मैं भी कोई न कोई काम करूँगी, जिससे हमारा घर थोड़ी आसानी से चल सके। नहीं नहीं सीता, मैं ही कुछ करता हूँ। तुम जाओ और सो जाओ। सुबह मुझे जल्दी उठकर मार्केट भी तो जाना है। दूसरे दिन सुबह सोमेश सब्जी की मार्केट को जाकर सब्जियां खरीदता है। फिर उन सब्जियों में जो सब्जी सड़ी हुई थी उन सब्जियों को निकालकर फेंक देता और साफ सब्जियां बंडी पर डालकर गांव में ले जाता है। सब्जी लाया हूँ सब्जी, ताजा ताजा सब्जी, भिंडी बैगन तुरई, सब्जी लाया हूँ सब्जी। अरे ओ तरकारी वाले बाबू, जरा इधर तो आना। जो आपको अच्छी लगे ले लीजिए। सारी सब्जियां सुबह सुबह ही खरीद कर लाया हूँ। क्या सुबह सुबह ही खरीदी है? ये तो अभी भी सूख चुकी है। अगर ऐसी रहेंगी तो कैसे खरीदेंगे? बाजार जाएंगे तो वहाँ ताजी ताजी तरकारियाँ मिलेंगी। ये कहती हुई वो औरत बिना कुछ खरीदे ही घर के अंदर चली जाती है। फिर सोमेश सारा गांव घूमने के बाद भी कोई उसकी सब्जियां खरीद ही नहीं रहा था। फिर उसने सोचा कि अगर ये सब्जियां कल तक रख देगा तो वो और बहुत ज्यादा सूख जाएंगी, फिर बर्बाद हो जाएंगी। इसीलिए उसने सारी सब्जियां आधे ही दाम में बेचकर वापस अपने घर चला जाता है। क्या हुआ? तुम इतने थके हुए क्यों लग रहे हो? आज पूरा दिन घूम घूम के मैं थक चुका हूँ। इतना घूमने के बाद भी किसी ने सब्जियां खरीदी ही नहीं। सब यही कह रहे थे कि सब्जियां ताजी नहीं थी, तो मैंने सारी सब्जियां आधे दाम में ही बेचकर आ गया हूँ। कल सुबह तुम उस सब्जियां बेचने वाले के पास जाकर कह दो कि हमें ताजी ताजी तरकारियां दे, वरना अगर वो ऐसा ही करता रहा तो नुकसान तो हमारा ही होगा। पत्नी की बात सुनकर सोमेश ने अपना सर हिलाया और दूसरे दिन सुबह मार्केट जाकर उस दुकान वाले से कहने लगा कि सब्जियां ताजी नहीं थी। तुम्हें क्या लगता है ये सारी सब्जियां क्या मैं उगाता हूँ? मैं तो ऐसे ही टोकरियां खरीदता हूँ। अगर तुम्हें नहीं लेनी है तो मत लो, समझे? वो बेचारा कुछ कर भी नहीं सकता था। फिर जो उसे चाहिए थी उन सब्जियों को लेकर वो बेचने के लिए गांव में चला जाता है, लेकिन उसको फायदा मिलने की जगह फिर से नुकसान ही मिला। वो बहुत निराश होकर अपने घर वापस लौटता है। पति को ऐसी हालत में देखकर, इतना निराश देखकर सीता को समझ आ गया था कि आज वहाँ क्या हुआ था। सुनो, मैं क्या कहती हूँ कि मैं भी कोई न कोई काम करूँगी, क्योंकि तुम्हें ऐसे देखकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है। नहीं नहीं सीता, तुम तो रहने दो, मैं कुछ न कुछ कर लूँगा। अच्छा, बच्चों ने खाना खाया क्या? हाँ हाँ, बस अभी अभी खा के सोए हैं। तुम भी कुछ खाकर सो जाओ। तुम खाकर सो जाओ, मैं बाद में खा लूँगा। तुम क्यों ऐसे दुखी हो जाते हो?
अगर ये काम नहीं तो कोई और काम कर लेंगे। क्या करना है और क्या नहीं ये मैं सोच लूंगा। तुम जाओ और खाना खाकर सो जाओ। तुम्हें ऐसी हालत में छोड़कर मैं कैसे खाना खा सकती हूँ? हमारी जमीन में तुरई के पौधे जो है ना, उनमें तुरई बहुत अच्छी लगी है और सहजन की फली भी बहुत अच्छी उगी है। हमारे पड़ोसी भी सहजन की फली तोड़कर ले जा रहे हैं, तो तुम हमारी ही घर की सब्जियां लेकर क्यों नहीं बेचते? पत्नी की बातें सोमेश को हिम्मत देने लगी। फिर दूसरे दिन सुबह सोमेश ने उन्हीं के पौधों की सब्जियां जैसे कि तुरई और सहजन की फली, अमरूद को भी काटकर बंडी पे डालकर गांव ले जाता है ताकि उनको बेच पाए। ओ सब्जी वाले भैया, क्या हुआ? आज ज्यादा सब्जियां आपने नहीं लाई? हाँ बहन जी, सब्जियां ताजी नहीं है ये कहकर लोग खरीद नहीं रहे हैं, इसीलिए आज मैं अपने ही बगीचे के पौधों की सब्जियां काट कर लाया हूँ। क्या आपने घर के बगीचे से काट कर लाई है? इसका मतलब ये ऑर्गेनिक सब्जियां हैं। क्या क्या कहा आपने बहन जी? ऑर्गेनिक? हाँ, ऑर्गेनिक का मतलब होता है कि जो सब्जी बिना कोई दवाई के उगती हो, जो स्वच्छ हो, उसे कहते हैं ऑर्गेनिक। और आज के जमाने में ऐसी सब्जियों पर बहुत डिमांड भी ज्यादा होता है। अच्छा, फिर तो ये किसी दवाई के बिना ही पीकी हुई सब्जियां हैं। ले लीजिए बहन जी। सोमेश की ले गई सारी सब्जियां कुछ ही देर में खत्म हो गई थी। घर जाकर सोमेश ने अपनी पत्नी से ये बात कहकर बहुत ही खुश हो गया था। अरे सीता, तुम्हारा दिया उपाय तो बहुत ही बढ़िया था। सारे लोग कह रहे थे कि ये ऑर्गेनिक सब्जियां हैं जो बिना किसी दवाई के उगती है। सारे लोगों ने हमारी ही सब्जियां खरीदी थी। अच्छा, ये तो बहुत खुशी की बात है। फिर तो हम अपने ही जमीन में और सब्जी के पौधे लगाएंगे और फिर उनकी सब्जियां बेचेंगे। सोमेश ने वही किया जैसा उसकी पत्नी ने उससे कहा था। वो बाजार जाकर कुछ सब्जियों के बीज खरीद कर लाता है और उनके ही जमीन में उन बीजों को गाड़ते हैं। सब्जियों के साथ साथ पपीते के पेड़ और अमरूद के भी उन्होंने बीज बोए थे। ऐसे ही कुछ ही दिनों में कम खर्च से ही उनको अच्छा फायदा मिलने लगा। हर दिन सोमेश ताजी ताजी सब्जियां ले जाकर बेचा करता था। जो पैसे उनको बचत होते थे, उन पैसों से उन लोगों ने और कुछ जमीन भी खरीदी और वहाँ ऑर्गेनिक फार्म भी उसने खोला था। बहुत अच्छे व्यापारी का नाम सोमेश ने कमाया था और सोमेश कई गरीब लोगों के जीने का जरिया बन गया था।